नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की 8वीं क्लास की संसाधन और विकास। इसके बारे में जो किताब है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। इसमें पहला पार्ट है हमारा संसाधन। तो संसाधन के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें, और हम इसके पूरे चैप्टर, जितने भी चैप्टर हैं उनको पूरे करवाएंगे एक एक करके। ठीक है, तो उनके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, पहले पार्ट का नाम है संसाधन। क्या नाम है? संसाधन। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि संसाधन क्या होते हैं। तो सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि इंसान की जो भी चीज़ काम आए या फिर उसकी मदद करे या उसका जीवन आसान करे, उन सबको हम संसाधन कहते हैं। हमें जितनी भी चीज़ें दिखती हैं या हम जितनी भी चीज़ों को यूज करते हैं वो सारी ही संसाधन है। सामने देखोगे, इधर उधर देखोगे, जो भी चीज़ दिखेगी, जैसे कि जहाँ पर तुम बैठे हो, जिस फ़ोन में तुम देख रहे हो, जो कपड़े पहन रखे हैं, जूते हैं, चप्पल है, डेस्क है, किताब है, या जितनी भी चीज़ें हैं दिख रही है, रोड है, सड़क रोड है, या फिर उस पर चलने वाली बस है, जीप है, गाड़ी है, ये सारी चीज़ें ही संसाधन में आती हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम संसाधन के बारे में। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, गंगा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। मोना ने कहा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह संसाधन है। तो सिंपल तरीके से समझ गए होंगे, वह चीज़ें जो इंसान की आवश्यकताओं को पूरी करती हैं वो सारी ही संसाधन होता है, वो सारे ही संसाधन होते हैं। दोबारा देख लो, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह संसाधन है। ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि संसाधन क्या है, कि वह चीज़ें जो इंसान की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं उन्हें हम संसाधन कहते हैं। आगे देखिए, अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप घर में जिस विद्युत का मतलब बिजली का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया जाने वाला रिक्शा, पाठ्यपुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया, वे भी संसाधन है। तो खाने में भी चीज़ें हैं जो भी, वो भी संसाधन हैं, वो भी, क्योंकि वो भी इंसान के लिए उपयोगी हैं। आगे देखो, जल, विद्युत का मतलब बिजली, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्यपुस्तक, सभी में कुछ एक जैसा क्या है? तो अभी क्वेश्चन होता है कि इन सब में एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी है। ठीक है, क्योंकि उपयोग आपके द्वारा किया गया है इसलिए उपयोगी है। एक वस्तु अथवा पदार्थ का उपयोगिता अथवा प्रायोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। उपयोगिता का मतलब है कि उसकी कितना उपयोग है, वो उसे संसाधन बनाती है। आगे देखो, राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। अम्मा ने कहा, देखो, कोई भी चीज़ का मूल्य होता है, वही उसे संसाधन बनाती है, या उसकी उपयोगिता कितनी, उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो सारे ही संसाधन हालांकि मूल्यवान होते हैं। ठीक है, आगे देखो, मूल्य का अर्थ महत्व होता है। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरणार्थ धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। देखो, आप समझो ऐसे कि कुछ संसाधन होते हैं जिनका आर्थिक का मतलब है पैसे में खरीदे जाते हैं, मूल्य होता है। जैसे ज़मीन के अंदर से निकलने वाले धातु हैं, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता, ये सब की एक मूल्य होता है। मूल्य का मतलब है इतने रुपए का, इतनी इनकी वैल्यू है। ठीक है, जबकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जब हम बैठे हुए हैं अभी, तो यहाँ पर जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इसकी कोई कीमत नहीं है। या फिर जो क्या नाम है, कोई हम बैठे हुए कहीं ऐसी जगह, या फिर कोई पार्क है, या कोई ऐसी जगह जहाँ पर प्राकृतिक दृश्य है। प्राकृतिक दृश्य का मतलब कि जैसे कोई इंद्रधनुष है, या फिर कहीं पहाड़ झरनों पर चले गए, वहाँ पर बदल हो रहे हैं और चीज़ें हो रही हैं, और वो हमें ऐसी मनोरम, मतलब मन को भाने वाला चीज़ें लग रही है, तो उसकी भी कोई कीमत नहीं होती। ठीक है,
आगे देखो, तो इन दोनों में फ़र्क हो गया कि कुछ, लेकिन उपयोगी दोनों हैं, उपयोगी दोनों हैं। आगे देखो, कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों को आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। देखो कैसे, इसको कैसे समझोगे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें सलाह दी जाती है, और सलाह कहते हैं कि जैसे कोई दवाई, कोई बीमार है, उसको बता दिया कि आप इस तरीके से इनको यूज कर सकते हो, और यूज करने के बाद में क्या नाम, आप ठीक हो जाओगे। कि जैसे बुखार हो रहा है तो आप ये सामान काढ़ा मिला के पी सकते हो तो आपका बुखार ठीक हो जाएगा। तो ये तो ठीक है, इसकी कोई सलाह दी आपको, दादी ने दे दी, पापा ने दे दी, या फिर किसी और ने दे दी, गाँव वाले ने दे दी, या फिर पड़ोसी ने दे दी, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सॉरी, वैल्यू तो है लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन अगर वही सलाह तुम डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर कहे तुम्हें ये सलाह इस तरीके से लेनी है, ये ऐसे करना है, तो डॉक्टर अपनी ये कि फीस लेगा, मतलब उसकी सलाह की मूल्य है। उसी प्रकार दादी ने अगर कोई जैसे नुस्खे बता दिए भाई इस तरीके से है, तो उसकी कोई कीमत है नहीं। कीमत का मतलब मूल्य, तो मूल्य नहीं है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत है। और अगर वही चीज़ें किसी डॉक्टर के द्वारा बताई जाती है तो उसके पैसे लगते हैं। आगे देखो, समय और प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तन कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, लोग खुद ही संसाधन है। मतलब क्या हुआ, इस समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है संसाधन, ये जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तन करते हैं, ठीक है, लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है या लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, ठीक है। आगे देखो, जो लोग होते हैं वो खुद ही महत्वपूर्ण संसाधन है, कि लोग भी संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ। देखो कैसे, अगर एक खोज होगी या एक चीज़ होगी तो उससे संबंधित और चीज़ें भी डेवलप होती हैं। जैसे आग की खोज हुई, आग की खोज होने के बाद में खाना पकाना हुआ, उसके बाद में और चीज़ें भी धीरे धीरे स्टार्ट हुई। देखो जबकि पहिए का आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। पहले पहिए का आविष्कार हुआ, उसके बाद में जो साधन हैं या जो ट्रांसपोर्ट के जितने भी हैं वो धीरे धीरे पहिए से बैलगाड़ी में पहले जानवरों को खींचते थे, फिर बैलगाड़ी में लगा, बैलगाड़ी के बाद में उसको किसी कार में लगाया, साइकिल में लगाया, साइकिल के बाद में मोटरसाइकिल में, फिर कार में, फिर बस में, फिर ट्रेन में, अब और भी धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जा रही है। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। कि जल विद्युत मतलब बिजली बनाने की तकनीकी है, उसने एक, जल विद्युत का मतलब है जल से बिजली बनना, तो जल से जो बिजली बनने की तकनीक है उससे क्या हुआ कि जो पानी बह रहा है उसको हमने यूज में कर लिया। बहते पानी से हमने क्या स्टार्ट कर दिया, हमने बिजली स्टार्ट कर दी, ठीक है। आगे देखो, अब एक चीज़ और है इसमें कि ये देखो, प्रौद्योगिकी शब्दावली है। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है, किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। मतलब किसी कौशल या कोई काम को करने में नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं हम, उसे हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। आगे देखो, संसाधनों के प्रकार। अब देखते हैं हम संसाधनों के प्रकार। तो संसाधनों के कितने प्रकार हैं, तो मोटे तौर पे हम संसाधनों को 3 प्रकारों में बांटा है हमने। कितने प्रकारों में बांटा है, 3 प्रकार में। सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन, फिर बाद में है मानव निर्मित संसाधन, और फिर है मानव संसाधन। इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ तुम्हें। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो जैसे हमें प्रकृति के द्वारा मिलते हैं, नेचर के द्वारा, उसको हम वैसे ही ले लेते हैं, अब थोड़ा बहुत उसमें चेंज होता है। मानव निर्मित संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनको मानव खुद निर्माण करता है या मानव इंसान बनाता है, ठीक है, और उनको हम यूज करते हैं। अब अगला है मानव संसाधन। तो मानव संसाधन उसे कहते हैं जो इंसान खुद संसाधन के रूप में काम करे और दूसरे की उपयोगिता या महत्व के लिए काम करे, तो उसे मानव संसाधन कहते हैं। इनको उदाहरण के साथ हम समझाएंगे। आगे देखो,
अब देखते हैं सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। मतलब जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और ज़्यादा उनमें इंटरफेयर नहीं होता, उनको वैसे के वैसे ही हम यूज में करने लग जाते हैं, तो उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे वायु तो हवा है जिसे हम सांस लेते हैं, तो ये प्रकृति के द्वारा दिया हुआ संसाधन है, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमारी नदियाँ और झीलों का जल, मृदा और खनिज, नदी और झीलों का पानी वो भी हम ऐसे ही यूज लेते हैं। मृदा का मतलब होता है मिट्टी, और खनिज ज़मीन के अंदर निकलने वाले खनिज, सभी प्राकृतिक संसाधन है। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार है। ये जो भी संसाधन है ये प्रकृति के निःशुल्क उपहार, मतलब ये फ्री मिलते हैं। हवा, पानी वगैरह चीज़ें हैं, ज़मीन है, ये सबको फ्री मिलती है। हालांकि ये चीज़ अलग है कि ज़मीन का मतलब है कुछ लोग कीमत दे के खरीदते हैं तो वो उसका मालिकाना हक हो जाता है, तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, प्रकृति का उपहार है और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। तो कुछ जगह पर जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग करने के लिए हमें औजार और तकनीकी की आवश्यकता होती है। औजार और तकनीकी, जैसे ज़मीन से हमने कुछ निकाला, लोहा निकाला, अब लोहे को निकालने के बाद में अब उसने थोड़ा मिला हुआ है, मिलावट है, तो उसको हमने साफ़ किया। साफ़ करने के बाद में उसमें औजार वगैरह जो भी चीज़ों को यूज किया और तकनीकी से हमने उसे बिल्कुल साफ़ करके फिर उसके कुछ भी सामान बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं घर के यूज करने, मकान बनाने में, रेल की पटरी या रेल, सड़क, बस या फिर कोई औजार वगैरह ये बनाने में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। नवीकरणीय वो होता है जिसको हम दोबारा से प्रयोग में ला सकते हैं, नया बना सकते हैं, और अनवीकरणीय वो होता है जिसको हम एक बार यूज करने के बाद में दोबारा से नया नहीं बना सकते या फिर नया नहीं हो सकता। देखते हैं क्या क्या होते हैं नवीकरणीय, अनवीकरणीय। आगे देखो, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। शीघ्रता से मतलब जल्दी ही हमें उन दोबारा नया बना लेते हैं, या फिर पुनः पूरित मतलब उन्हें पुनः पूर्ति हो जाती है। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो अनलिमिटेड है और उन पर इंसान का कोई इंटरफेयर नहीं है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो जैसे सौर ऊर्जा का मतलब है कि सूरज की जो ऊर्जा हम यूज करते हैं वो उसकी कोई लिमिट नहीं है, पवन ऊर्जा की भी कोई लिमिट नहीं है, ना ही इंसान का इस पर कुछ रोक टोक है। सूरज की गर्मी की ना तो इंसान रोक सकता उसको, ना ही उसको कुछ और कर सकता। वैसे ही पवन को भी ना तो इंसान रोक सकता ना ही वो कर सकता, लेकिन दोनों ही हमारे लिए यूजफुल हैं। आगे देखो, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। आगे देखो, नवीकरणीय है, नवीकरणीय का मतलब फिर से उनको बना सकते हैं जैसे, या फिर उनको फिर से यूज कर सकते हैं, या फिर कभी ख़त्म नहीं होने वाली चीज़ है। लेकिन कुछ संसाधन ऐसे हैं, पवन और सौर ऊर्जा को तो हम कभी कितना भी कुछ करें ना तो उसका नुकसान कर सकते हैं ना और कुछ कर सकते हैं, लेकिन ना ख़त्म होगी। लेकिन जल है, अगर जल को हम ज़्यादा यूज करेंगे तो उनके जल को ज़्यादा यूज करेंगे, मृदा ज़मीन को ज़्यादा ख़राब करेंगे, या फिर वन को कटाई कर देंगे, लापरवाही करेंगे, तो इनसे ये होगा कि जो इनका भंडार है वो प्रभावित हो जाएगा, या फिर उसमें कमी आ जाएगी, या फिर संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या बना हुआ है। देखो, जल है वैसे तो असीमित है और इसकी ना कोई कमी हो, लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि जैसे जितनी भी जगह थी कि ये कोई एक जगह लगा लो, एरिया लगा लो, ये एरिया है, पहले यहाँ पर ये तालाब था, ये पोखर था, पोखर तालाब एक जैसा ही होता है, कुछ ज़मीन ऐसी थी, कुछ नदियाँ थी, ऐसे सब कुछ सिचुएशनें थी।
ठीक है, और भी कुछ ऐसा थी। तो जैसे बारिश का पानी होता, बारिश का पानी होने के बाद में ऐसे नदियों द्वारा आता, ये सारे पोखर तालाब हो जाते, ये ज़मीन में इनका पानी चला जाता, भू स्तर बढ़ जाता था। फिर ज़मीन से पानी निकलता है, सूख के फिर वापस ये बद्दल बन के वापस बरस जाता। तो ये प्रोसीड चलती रहती थी। लेकिन आजकल हमने यहाँ पर ऐसे घर बना दिए, या फिर इनके सारे तालाबों को ख़त्म कर दिया, या फिर और चीज़ों को हमने, नदियों को हमने रोक दिया, या और चीज़ें हो गई, जिससे क्या हुआ, ज़मीन के अंदर पानी नहीं जा रहा, तो ज़मीन में जल की कमी हो गई, और चीज़ें भी धीरे धीरे हमें पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा है। और ये जो संतुलन है, इसमें थोड़ी कमी आई है, संतुलन बिगड़ना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो इसलिए हमें ये चीज़ें ऐसे लगती हैं कि इसकी प्रॉब्लम हो गई या कमी आ गई। ठीक है, आगे देखो, अब है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन, इनके बारे में देखते हैं। वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित होता है, जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। ये अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। ठीक है, आगे देखो, इसके बारे में मैं तुम्हें समझा देता हूँ थोड़ा सा पहले, उसके बाद में देखते हैं क्या होता है नवीकरणीय। ये देखो, ये ज़मीन है, एक मिनट, ये ज़मीन है या पृथ्वी है। अब पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनका हम दोबारा से नया नहीं बना सकते। कैसे? जैसे ये ज़मीन के अंदर यहाँ से हमने तेल के कुएँ से पेट्रोल निकाल रहे हैं, या फिर डीजल निकाल रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई और खनिज निकाल रहे हैं, या गैस निकाल रहे हैं। अब ये इतनी है, जितनी है उतनी ही रहेंगी ज़मीन के अंदर। अब इनको हम कुएँ से निकाल रहे हैं या पाइपलाइन से निकाल रहे हैं, कैसे भी ज़मीन से निकाल रहे हैं, तो ये जो इनको हम निकाल रहे हैं, निकालने के बाद जैसे रोज़ का हम अगर लिमिट, या फिर एक हर टाइम या हर वक्त, या फिर कोई भी ऐसे लगते हो एक साल भर में, अब हम इनको इस तरीके से निकालेंगे थोड़ा थोड़ा तो ठीक है। अगर हम इनको एक साथ में ही बहुत सा निकाल लेंगे लालच के कारण, तो ये क्या होगा, ये ख़त्म होगा, और धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। और ख़त्म होने के बाद में क्या होगा कि फिर से बनने में, अगर इनको फिर से, अगर ज़मीन के अंदर जो चीज़ें हैं भूगर्भ के अंदर, जैसे कोई खनिज है, पेट्रोल है, डीजल है, इनको बनने में हज़ारों सालें लग जाती है, जो कि इंसान तो हज़ारों साल ज़िंदा रहता भी नहीं। अगर हमने इनको एक साथ में ही निकाल लिया या फिर बहुत ज़्यादा निकाल लिया, तो आने वाले वक्त के लिए ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि ये तो ज़मीन के अंदर जो है वही है, ये तो बढ़ सकते नहीं। ठीक है, तो समझ में आ गए अनवीकरण कैसे? क्योंकि हमने कोई चीज़ ज़मीन से निकालने के बाद में, जैसे कोयला निकाल लिया, पेट्रोल निकाल लिया, प्राकृतिक गैस, इनको हमने यूज किया, यूज करने के बाद में ये चीज़ें, एक बार कोयला जल गया ज़मीन से निकाला हुआ, या फिर पेट्रोल उड़ गया, तो उसके बाद में वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में उसको दोबारा नया नहीं बना सकते। जबकि पेड़ है, पेड़ का कोयला है, अगर ख़त्म हो गया तो हम नए पेड़ लगा सकते हैं, और नए पेड़ लगाने के बाद में हम उसको फिर से कोयला बना सकते हैं। ठीक है, जबकि ज़मीन से निकाला हुआ कोयला या पेट्रोल, उनको एक बार हमने जला दिया या यूज कर लिया, तो उसके बाद उसकी राख ही बचेगी, उसके अलावा और चीज़ें नहीं बचेगी। तो इसीलिए अनवीकरणीय है। ठीक है, इनको नया नहीं बना सकते हम। आगे देखो, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। देखो, जो पृथ्वी है, ज़मीन है, उसके जो संसाधनों का वितरण है, मतलब संसाधन कहाँ है कि हर चीज़ हर जगह तो मिल नहीं सकती, तो इसलिए इसका भूभाग, मतलब ज़मीन किस तरीके की, जलवायु कैसी है, या ऊंचाई, या समुद्र तल से किस तरीके की ऊंचाई, अनेक भौतिक कारकों पर इसका निर्भर करता है कि संसाधन कहाँ कहाँ है। ठीक है, अब देखो, ये तो हो गए प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। तो प्राकृतिक संसाधनों के बारे में दो चीज़ थी कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब है मानव निर्मित। तो मानव निर्मित संसाधन, तो मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनको मानव ने बनाया है, या फिर मानव ने प्रकृति से लेकर उनमें मॉडिफाई किया है, उनको चेंज करके अपने लिए उपयोगी बनाया है, उसे कहते हैं मानव निर्मित। देखो, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब जिनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल,
सड़क, मशीन, वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। प्रौद्योगिकी का मतलब टेक्नोलॉजी भी मानव निर्मित संसाधन है, क्योंकि ये भी मानव ने ही बनाई है। कि जितनी भी चीज़ें हैं, जो सड़क है, पुल है, मशीन है या फिर वाहन है, ये सब मानव निर्मित है, क्योंकि ये सब मानव ने ही बनाई है। ठीक है, आगे देखो। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकृति में सिरे लाया। आगे देखो, अब देखते हैं मानव संसाधन, कि मानव संसाधन किस तरीके से होते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था प्राकृतिक संसाधन, कि जो प्रकृति के द्वारा दी हुई चीज़ों को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और फिर पढ़ा था हमने मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित का मतलब है जो कि चीज़ें मानव ने, इंसान ने खुद बनाई हैं। अब देखते हैं मानव संसाधन। अब मानव संसाधन किस तरीके से है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मैं हूँ, मानव संसाधन मतलब होता है इंसान खुद किसी संसाधन के रूप में प्रयोग में हो। संसाधन के रूप में प्रयोग मतलब कि जैसे हमारे ये संसाधन हमारे जीवन को उपयोगी बनाते हैं, वैसे ही इंसान खुद उस जीवन को उपयोगी बनाए, तब उसे मानव संसाधन कहते हैं। जैसे मैं हूँ, अभी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तुम्हारे काम आ रहा हूँ, मतलब तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ या तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तो मैं भी एक संसाधन हुआ। ठीक है, तुम लोग हो, तुम घर का काम करते हो या फिर और कुछ करते हो, तो तुम भी तो मदद कर रहे हो, तो तुम भी मानव संसाधन हुए। ठीक है, अब जैसे एक गड्ढा खोद रहे हैं, अब गड्ढा खोदने का अगर ये जेसीबी से खोद रहे हैं, तो ये मानव निर्मित संसाधन के द्वारा खोद रहे हैं। ठीक है, अगर ये गड्ढा हम खुद खोद रहे हैं, तो हम क्या हुआ, मानव संसाधन हुए। मानव खुद काम आ रहा है या फिर मानव खुद कर रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा समझ सकते हो। हालांकि आगे देखते हैं, मानव संसाधन के बारे में पढ़ लेते हैं। मानव संसाधन, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे पढ़ेंगे संसाधन संरक्षण, इसके बारे में अब देखते हैं हम संसाधन संरक्षण, कि संसाधन संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे कि जो जितने भी संसाधन हैं हमारे पास में, जो भी चीज़ें हैं, उनका हम संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं। संरक्षण का मतलब होता है उनका एक तरीके से बचाव करना है, उनकी देख रेख करना है, या फिर उनको इस तरीके से यूज करना कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी काम आ सके, और वो हमारे ही नहीं, जिस चीज़ को हम यूज कर रहे हैं वो हमारी आगे वाली जनरेशन है उसके भी काम में आए। तो संसाधन संरक्षण के बारे में देखते हैं। देखो, मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा था। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया और सारे पेड़ काट दिए गए। वहाँ पर न तो छाया थी और न ही कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे, चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा कि अम्मा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अम्मा ने उत्तर दिया कि हाँ, ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है? यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और नवीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। आगे देखो कि उसकी माँ ने बताया कि अगर जो नवीकरणीय, जिनका हम नया दोबारा से बना सकते हैं, जैसे कि बताया था कि पेड़ पौधे हैं या फिर ये चीज़ें हैं, जल है या वायु है, इन चीज़ों को हम दोबारा से यूज करने के लिए नवीकरण संसाधनों का यूज नहीं करेंगे तो, या उनका गलत ढंग से प्रयोग करेंगे तो एक दिन वो ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखो। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। देखो, सतत पोषणीय विकास क्या कहता है कि जो संसाधन है उनका हमें संरक्षण करना चाहिए
और उनको उतना ही यूज करना चाहिए कि जितना ज़रूरत है। और दूसरी बात, अगर हम जैसे सतत पोषणीय का मतलब है कि अगर हमने कुछ पेड़ काटने हैं, अगर हमने 10 पेड़ काटने हैं तो हम 10 पेड़ लगा सकते हैं। तो हम 10 पेड़ काटेंगे, हम 10 पेड़ लगा देंगे, या फिर इतने समय में 10 पेड़ तैयार होंगे, उतने समय में ही हमें 10 पेड़ काटने चाहिए। अगर इस तरीके से हमने संतुलन बनाए रखा तो उसे हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं, कि जिस तरीके से हम यूज कर रहे हैं उसी हिसाब से हम उसको नया लगा रहे हैं। ठीक है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपयोग को कम करके वस्तुओं को पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। देखो आगे, ये है कि संसाधनों का, दोबारा से देखो क्या लिख रहा है इसमें, प्रत्येक वस्तु उपयोग को कम से कम करके वस्तु को पुनर्चक्रण और पुनर्उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। पुनर्चक्रण और पुनर्उपयोग मतलब जो भी संसाधन है उनको कम से कम प्रयोग करना चाहिए। पुनर्चक्रण का मतलब होता है कि ज़मीन से, ये ज़मीन है, इससे हमने लोहा निकाला, लोहा निकालने के बाद में हमने उसको क्या नाम है, कोई सामान बना दिया उसका। अब बनाने के बाद में अब उन्होंने उसको यूज किया, यूज करने के बाद जब उसको ख़राब हो गया तो उसको दोबारा हमने भट्टी में ले जाकर गला दिया और फिर उससे दोबारा दूसरी चीज़ें बना दी। इसे कहते हैं पुनर्चक्रण या पुनः उपयोग द्वारा योगदान। तो हमें इस तरीके से संसाधन का यूज करना चाहिए, जिससे कि हमें ज़मीन के अंदर जो है उसको कम से कम निकालना पड़े, क्योंकि ज़मीन के अंदर जो धातु है उनको बनने में हज़ारों सालें लग जाती हैं। ठीक है। अंततः ये एक विभिन्नता बनाता है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों और बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा कि हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा कि अपने संसाधनों को बचाना और पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जेसी ने कहा कि मैं बहुत सतर्क रहूंगी और कागज़ व्यर्थ न हो। उसने स्पष्ट किया, कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। तो जो कागज़ बनते हैं उनको भी बहुत से पेड़ों के लिए काट दिया जाता है। तो हमें जितने से कम कागज़ यूज करने चाहिए, अपनी ज़रूरत के हिसाब से करना चाहिए, हमें बेकार कागज़ों को नहीं करना चाहिए। ठीक है। आगे देखो, मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे पास घर में विद्युत व्यर्थ न हो। विद्युत का मतलब बिजली घर में बेकार ना हो। मुस्तफ़ा ने जोर से कहा, विद्युत में बिजली जल और कोयले से मिलती है। जो बिजली है वो जल और कोयले से भी मिलती है, मतलब उससे बनती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा। बच्चों ने कहा कि हम मिलकर अंतर ला सकते हैं। अंतर का मतलब चेंज ला सकते हैं एक तरीके से हम। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उसके मित्रों ने किए थे। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय तरीके से करना है। नवीकरणीय का मतलब नया, तो उनका सतत पोषणीय का मतलब होता है कि हम कोई चीज़ को यूज कर रहे हैं तो उसको उतना समय दें कि उससे उतनी बन सके। या अभी बताया था मैंने कि जैसे सतत पोषणीय का मतलब होता है कि जैसे कोई पेड़ है, हम अगर 100 पेड़ों को काट रहे हैं तो हमें 100 पेड़ लगाने चाहिए, और 100 पेड़ उतने समय में ही काटने चाहिए जितने समय में 100 पेड़ तैयार हो, जिससे कि प्रकृति का संतुलन बिगड़े ना। तो इसे कहते हैं हम सतत पोषणीय। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था। अगर किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, और मैसेज करा के मेरे को बता सकता है। इसके प्रश्न उत्तर हैं ये तुम्हें करने हैं, और अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो मेरे से पूछ सकता है। ठीक है। और मेरे को मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे कर देना, चाहे यहाँ पे मैसेज कर देना, या कहीं भी कैसे भी करके कॉल कर सकते हो। ठीक है। तो ये तुम्हें देखना है, प्रश्न उत्तर है इनके स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इनको लिख सकते हो रोक के। ठीक है। अब ये देख लो, यहाँ तक 2 प्रश्न हैं इसके, ये दोनों करने हैं। ठीक है। बाकी का, और अगर किसी को पहला और दूसरा ये दोनों प्रश्न करने आगे समझ में, और ये मैं चैप्टर बाद में देखूँगा भी तुम्हें। ठीक है। तो पढ़ते रहना, और
कोई प्रॉब्लम आया तो मेरे से बता देना, ठीक है। धन्यवाद।